Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitan Abraham sir and I am teaching you guys physics. Right now हम लोग जो चैप्टर्स डील कर रहे थे that was magnetic effect of electric current. Okay, so previous lecture तक मैंने magnetic effect of electric current के सारे theoretical aspects मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे एंड आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एचएससी टेक्स्ट बुक, दैट इज जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है ना आपका 2020 का, वो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना चाहता हूँ वन बाय वन. सो यहाँ पर अभी एचएससी टेक्स्ट बुक का हार्ड कॉपी नहीं है, तो आई हैव अरेंज्ड अ सॉफ्ट कॉपी एंड आई डू हैव अ फोन जिसमें से मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करने वाला हूँ एंड मीनवाइल आपके सामने मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो द क्वेश्चन नंबर 1, अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, 2 straight and of length L each and a semicircular wire of radius r. It carries a current I. What is the magnetic field at point P? So यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए हैं. चलो ये जो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, इट इज द एमसीक्यू. सो ये एमसीक्यू में जो डायग्राम दिया है, द डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस. ओके, काइंडली पार्डन फॉर द डायग्राम, काफी रॉ डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. करंट यहां से आ रही है, यहां से जा रही है एंड यहां से भी ट्रैवल कर रही है. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्कस किया गया है. इन्होंने ये रेडियस को इन्होंने बोला है दिस रेडियस इज आर. अब एक काम करता हूं, जब भी ऐसे शेप्स दिखाई देते हैं, मैंने लेक्चर लेते हुए भी ऐसे एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व किया था एंड यहां पर आपको एक ही चीज करना है कि भाई तोड़ दो, मतलब पूरे डायग्राम को तोड़ दो. यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको 3 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में ये जो वायर है ना, वायर से कोलिनियर है ये पॉइंट. थर्ड पार्ट में भी जो वायर है ना उससे कोलिनियर है पॉइंट. मैंने आपको सिखाया है कि जब भी वायर से कोलिनियर होती है पॉइंट, at that particular time the magnetic field is 0. Therefore I can say the magnetic field 1 and magnetic field due to the wire 3 becomes 0. 1 and 3 की वजह से जो magnetic field है that is 0. So अभी चेक करना है कि भाई इसकी वजह से कितना होगा at this particular point magnetic field, that is B2 will be equal to, the formula goes like this. It's a semicircular wire. semicircular wire के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 pi म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है किसके लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए. तो उसको सेमी सर्कल करना होगा. सी अक्सर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला फटक से याद नहीं होता है, तो मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको दिया है. बेसिकली क्या होती है, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एंगल. इन दिस केस जो भी एंगल सबटेंड हो रही है यहां से यहां तक, दैट एंगल इज नथिंग बट पाई. तो यहां पर मैं पाई लिखूंगा. कैंसिलेशंस करने के बाद मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r. ओके, बात खत्म. देयरफॉर फाइनली जो मेरा b रहेगा दैट विल बी b1 प्लस b2 प्लस b3, फाइनली दैट विल बी म्यू नॉट i अपॉन 4r. किस तरफ रहेगा, सिंस द करंट इज गोइंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, दैट मींस इनवर्ड रहेगा. योर आंसर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट i अपॉन 4r. ये रहा ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे हैव गिवन अ फिगर, एक्चुअली अ फिगर ए एंड बी, 2 फिगर दिया हुआ है, शो 2 एम्पियर इन लूप्स associated with conductors carrying current I in the sense shown. Then the integration of b bar dot dl bar in cases of a and b will be how much? यहां पर जो दिया है, सो ए का जो डायग्राम है कुछ इस तरह दिया है. सेम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सब क्वेश्चन है ये. सो ए में क्या होता है, दिस इज द लूप एंड जो वायर है ना वो इसके अंदर से आर पार जा रही है. ओके, एंड दिस इज योर फिगर ए एंड योर फिगर बी सेज कि भाई जो वायर है ना वो तो कहीं और से निकल रही है और एम्पियर इन लूप यहां पर है. अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एम्पियर्स लॉ का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, देयर क्वेश्चन इज कि भाई बी बार डॉट डीएल बार का वैल्यू क्या होगा फॉर ए एंड बी. जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है, इट इज म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, इफ यू रिमेंबर. ये होता है उसका जनरलाइज्ड इक्वेशन. सो फॉर ए अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार विल बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय जो भी करंट इसके अंदर से जा रही है, दैट इज आई. एंड फॉर बी the answer is going to be integration of b bar dot dl bar is equal to mu naught multiplied by current enclosed. इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, बाहर से निकल रही है, सो इट इज 0. सो आपके ऑप्शन ए के लिए म्यू नॉट आई आएगा एंड ऑप्शन बी के लिए 0 आएगा. योर आंसर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई कॉमा 0. ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा. बट यहां पर भी प्लस माइनस का एक फंडा अगर आप देखेंगे तो
ऑप्शन ए में माइनस के साथ दिया हुआ, ऑप्शन बी में प्लस के साथ दिया हुआ। प्लस माइनस दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो है ना इसका एरो इस तरह दिया है, इसका एरो इस तरह दिया है, मतलब इट्स गोइंग लाइक दिस, ऐसे। ओके, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, ये डीएल का डायरेक्शन है। ओके, तो ये डीएल का डायरेक्शन, अभी देखो करंट, अभी इसका बी, इसका डीएल का डायरेक्शन हमें पता चल गया इतना है। अब चेक करना है कि बी का डायरेक्शन किस तरफ है। जब ये करंट ऐसे जाएगी तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बी जो है ना ऐसे आना चाहिए। सो इसका मतलब बी का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। सो इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला, ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। ओके, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैं काम करता हूँ, ये नीचे वाले जो सेक्शन है ना इसको इरेज कर देता हूँ और इसको यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, सो इट इज म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। माइनस साइन उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू आई। दिस इज योर आंसर फॉर ए एंड आंसर फॉर बी इज एज यूजुअल इंटीग्रेशन ऑफ बी बार और डी एल बार is equal to 0. 0 हो तो plus minus, it is not going to make any difference actually. Okay, so I believe I am clear. I am requesting you guys to please pause the video and make a note of it. अभी डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया है अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। मतलब इमेजिन कीजिए एक रॉड है, अभी रॉड वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, जो भी हो। देखते हैं पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे रखना है। इट इज लोकेटेड ऑन द अर्थ्स इक्वेटर। इक्वेटर मतलब समझ लीजिए ये अपना ग्लोब है। ओके, सो ये अपना ग्लोब है, ये ग्लोब के इक्वेटर पे उसको लोकेट किया, मतलब रॉड का पोजीशन कुछ इस तरह है। ओके, तो इसका लेंथ जो होती है 1 मीटर बोला है, थोड़ा और लंबा रॉड बना देता हूँ। ओके, मतलब ऑब्वियसली अर्थ के रेडियस के हिसाब से, मतलब मैं जस्ट एक ग्लोब का एक पैरामीटर आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, ये रहा अपना रॉड जो इक्वेटर पे लगाया है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि करंट पास हो रही है। करंट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, अभी करंट का डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, आइडिया नहीं है मुझे। देखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल विद फील्ड 1.3 into 10⁻⁻⁴ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना साउथ से लेकर नॉर्थ तक जा रही है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन एज 1.3 into 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, उसके अलावा दिया है, सॉरी न्यूटन नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला होगा। उसके अलावा इन्होंने दिया है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द रॉड ऑन द रॉड व्हेन इट इज ओरिएंटेड सो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विल बी हाउ मच। सो कितना फोर्स है सो दैट ये जो करंट है ना वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है। सो इन्होंने करंट का डायरेक्शन बता दिया है हमें। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। द करंट दे हैव मेंशन्ड इट एज 15 एम्पियर करके मेंशन किया है। सो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। रॉड है, करंट पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो दैट विल बी F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। थीटा लेंथ और बी के हिसाब से, लेंथ इधर है, बी इस तरफ है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। बी का वैल्यू डालते हैं 1.3 into 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है भाई 15 है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है 1 मीटर है। अब 1.3 into 15 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 19.5 into 10⁻⁻⁴। फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन आएगा। दैट विल गिव यू 1.95 into 10⁻³ न्यूटन आएगा। ओके, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड। ओके, अब ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन पता करना बहुत ही सिंपल होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI गन बनाना है, FBI की तरह इमेजिन करना उसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो B है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, I राइट साइड की तरफ जा रही है, तो फोर्स बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट बनाते हैं सिर्फ। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 4। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। वीडियो को पॉज करो और लिख लीजिए प्लीज। इसी क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना, ऑप्शंस में ये 1.95 नहीं दिखाई देगा, आपको इसको राउंड ऑफ करके 2 करना पड़ेगा, 2 into 10⁻³ या फिर 20 into 10⁻⁴। सो उसमें आपको अपवर्ड का डायरेक्शन आपको दिखाना होगा।
सो आई बिलीव थिंग्स आर वेरी क्लियर. ठीक है, सो लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, a charged particle in motion having initial velocity v when it enters into a region of uniform magnetic field perpendicular to v because of the magnetic force of the kinetic energy of the particle will be how much. So question को वापस एक बार तोड़ के ध्यान दीजिए. a charged particle in motion with initial velocity v. okay, v उसका मोशन है. वो किधर एंटर कर रही है, मतलब देखो वो ट्रैवल कर रही है इसे, वो किधर एंटर कर रही है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे एंटर कर रही है जहां पर वो v से परपेंडिकुलर होगा. सी वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ये तो आपको पता है. बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल वॉट. एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अभी आपको तो पता है कि जब भी वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन, मैं बोलता हूं इफ अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आपको तो पता है कि देन द फोर्स जो कि अपना QVV sin थीटा है ना, विल बिहेव एज सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है. अगर वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी तो इसका मतलब ये होता है कि भाई पार्टिकल है, पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है तो उसको हमेशा फोर्स अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं, जिस वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगी. एंड जब वो सर्कुलर मोशन करेगी, क्या सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से कभी भी इसका वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता. एंड अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज होगा. मैं बोलूंगा देयरफॉर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, दिस इज योर आंसर. तो आपके ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इट विल रिमेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, 4 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए में रिमेन्स अनचार्ज्ड करके लिखा है, सो दैट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, प्रिंटिंग एरर है वो. सो इट इज एक्चुअली अनचेंज्ड, सो काइंडली रीराइट इट एज अनचेंज्ड. ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए अच्छे से. आई बिलीव आपने लिख लिया होगा. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A piece of straight wire has a mass of 20 gram and length of 1 meter. It is to be levitated using a current of 1 ampere. Okay? एक piece of straight wire दिया है जिसका मास है 20 ग्राम सिर्फ, लेंथ है 1 मीटर. डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम हम एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. ये वायर कुछ इस तरह रखा है इन्होंने, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गोइंग लाइक दिस. एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ वायर. तो लेंथ का वैल्यू उन्होंने 1 मीटर दिया हुआ है. डेटा एक एक करके लिख लेंगे तो क्या होता है, फटाक से सॉल्व हो जाता है. इसका मास जो है ना, इसको दिया है 20 ग्राम. 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ kg. डायरेक्टली कन्वर्जन करके लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा. इट्स टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. तो इसमें से जो करंट पास होना है, दैट करंट इज गिवन एज 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यस, वो तो दिख रहा है भाई, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वो लिखने की जरूरत नहीं है. Perpendicular to magnetic field in a horizontal direction. What must be the magnetic field of B? Okay, so अब यहाँ पर इन्होंने दिया है, ऐसा सिचुएशन है ये सिचुएशन पे दे वांट दिस टू, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा फ्लोट होना है. ओके, सो वो चाहते हैं कि ये फ्लोट हो. अब यहाँ पर उन्होंने डेटा में परपेंडिकुलर दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया हुआ है. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल. अभी आप अगर देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो mg है ना, ये तो नीचे की तरफ आना चाहिए. नो 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 नो, इन्होंने जानबूझकर वो डायग्राम ऐसे दिया हुआ है. एक्चुअल में डायग्राम पता है कैसा है, ये डायग्राम ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है. ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना वो ऐसा है, ऐसा.
सो ऐसे सिचुएशन पे ऐसा रॉड रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टल करके एक वर्ड यूज किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल पास हो रही है तो ऐसा डायग्राम कभी नहीं बनाते थे वो लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा हॉरिजॉन्टल है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गोइंग हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। सो द रॉड इज आल्सो केप्ट हॉरिजॉन्टल ऐसे, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गोइंग हॉरिजॉन्टल। सो रॉड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे हैं। अब रॉड का जो मास है ना वैसे नीचे की तरफ जाएगा। रॉड का मास अगर नीचे की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है उसको एलिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। तो सवाल ये है कि अगर ये बैलेंस्ड है हवे पे, मतलब बिना पकड़े वो बैलेंस्ड है बिकॉज ऑफ द फोर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी फोर्स उसको लगा रहेगा mg की वजह से नीचे की तरफ जाती है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वजह से वो लिफ्टेड है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स रहेगा BIL sin 90, इन दिस केस लेंथ और बी, लेंथ इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो sin 90 डालूंगा मैं, ये दोनों एक दूसरे इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो फ्लोट होगा। ओके, सो फाइनली आई विल बी सेइंग दैट B is equal to mg upon IL. ओके, m's value is 20 into 10 raised to minus 3 multiplied by g can be written as 10 upon I is given as 1 multiplied by length is also given as 1. So what I'll do, I'll cancel, I'll be getting 10 raised to minus 1. So finally my answer is going to be B is equal to 0.2 Tesla. This is your answer. I believe things are pretty clear. G का वैल्यू अगर आपने 10 कंसिडर किया then you will be getting 0.2, otherwise अगर आपने 9.8 कंसिडर किया you will be getting 0.196. So I'm requesting you guys to please make a note of it. So I believe आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं ये क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो उन्होंने क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग वायर कैरिंग 5 एम्पियर ऑफ करंट। सो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें तो कुछ ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट दे आर आस्किंग, वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब इनफाइनाइट लेंथ करके अज्यूम कर लीजिए। इसमें से जो डिस्टेंस उन्होंने बोला दैट डिस्टेंस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10 raised to minus 2 मीटर, एंड जो करंट पास हो रही है इसमें से दैट इज नथिंग बट 5 एम्पियर, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। एंड फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 pi A। बस डाल दीजिए वैल्यूज। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इट इज 4 pi into 10 raised to minus 7। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म में भी सीखा है आप लोगों ने। मल्टीप्लाइड बाय जो करंट है, करंट कितना है भाई 5 एम्पियर, अपॉन नीचे क्या होगा 2 पाई, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस होती है दैट इज 2 into 10 raised to minus 2। अब एक काम करते हैं, बेसिक कैंसिलेशंस कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2 बचेगा, ये 2 और 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 raised to minus 2 और -7 कट के 10 raised to -5 हो जाएगा। सो 5 into 10 raised to -5 टेस्ला इज योर आंसर। रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to -7 मीटर पर सेकेंड। आई डोंट थिंक, मतलब इन्होंने 3 into 10 raised to -7 बोला है, आई थिंक वहां पर एक प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करती है तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करती है। 3 into 10 raised to -7 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दैट, सो आई शैल राइट दिस एज 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉल्व करते हैं तो आई एम श्योर कि हमें आंसर उसके हिसाब से करेक्ट ही आएगा। अंडर द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट दे हैव सेड इज 6 into 10 raised to -4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब हमें पता है कि सर्कल बनाने वाली है। व्हाट विल बी द रेडियम ऑफ द पाथ, वहां पर भी एक प्रिंटिंग एरर है, इट इज रेडियस ऑफ द पाथ। सो पहला सवाल है कि भाई रेडियस क्या है, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। दूसरा सवाल ये है कि उस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वो हम लोग ने साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले में देख लिया है, एंड काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पूछा है। ये बेसिकली साइक्लोट्रॉन की तरह ही सॉल्व करना है आपको। ओके, सो साइक्लोट्रॉन का अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है तो सोचो ना, हाफ mv² इज इक्वल टू QVB, वो वैसे आप इक्वेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो mv² r इज इक्वल टू QVB, अगर आप इक्वेट करेंगे v और v को कैंसिल करना है आपको, r के जगह पे आप लिखेंगे mv अपॉन QB। मिल गया ना पहला फॉर्मूला।
फिर इवन फ्रीक्वेंसी भी अगर आपको लिखना तो उसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड से आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। एनीवे, सो मास की जगह पे हम डालेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन है करके बोला है, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ पर इन्होंने डेटा भी दिया है, इन्होंने इधर 9 इंटू 10⁻31 दिया है, तो वो कंसिडर करेंगे, नो इश्यूज। मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3 इंटू 10⁻⁻7, उस माइनस नहीं है ना, इन्होंने +7 दिया है ना। चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4। ओके, अब यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, इधर 2 बचेगा, 10⁻⁻4 और -19 को अगर काटेंगे तो -23 हो जाता है कुल मिलाकर। ये -23 को ऊपर लेके जाओ तो +23 हो जाता है। ये +23 और 7 कंबाइन होके +30 हो जाता है। +30 और -31 को अगर काटेंगे तो -1 बचेगा यहाँ पर। सो कुल मिलाकर 10⁻⁻1 बचेगा। इसका आंसर 9/1.6 इंटू 2 इज अप्रोक्सीमेटली, मैं काम करता हूँ कैलकुलेटर यूज अप्रोक्सीमेट करने से अच्छा मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही कर लेता हूँ। इट्स लाइक 9/3.2, इट इज 2.8। सो 2.8 इंटू 10⁻⁻1 दैट विल गिव यू 0.28 मीटर। आपका पहला जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर ये रहा आपके सामने। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है बाय चांस तो निकालने का तरीका है 1 बाय टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के लिए हम लोग लिखेंगे, टाइम पीरियड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डिस्टेंस 2πr अपॉन v, ऐसे लिखूंगा मैं। ओके, ये तो आपको पता ही है 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पर v के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये एक्सप्रेशंस में से qbr अपॉन m। सो मैं लिखूंगा qbr अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 2πr, r और r कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो बचेगा दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू qb अपॉन 2πm। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं। q इज चार्ज, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय b मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है उन्होंने 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2π 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास होता है 9 इंटू 10⁻31। अब इसको अगर काटने की कोशिश करेंगे -19 और -4 होता है -23 अगर इधर से काटेंगे तो इधर 10⁻⁻8 बचेगा। 6 और 9 को अगर काटने की कोशिश करें तो ये इधर कट के 3 बचेगा हमारे पास। ओके, 3 इंटू 3.14 इज 9 पॉइंट समथिंग एंड 1.6 अपॉन 9 के आसपास उसका आंसर जो आएगा दैट विल बी अराउंड 0.187 इंटू 10⁻⁻8 को ऊपर लेके आता हूँ 10⁻+8 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। इसको मैं एडजस्ट करके लिख सकता हूँ 18.7, 2 डेसिमल आगे गया तो ये 10⁻6 हो जाता है एंड 10⁻6 मतलब मेगा हर्ट्ज। दिस इज योर आंसर। टेक्स्ट बुक में भी वही आंसर दिया है। उसके अलावा लास्ट स्टेज है अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग ने साइक्लोट्रॉन में सीखा था। इट वाज q² b² r² अपॉन 2m। ओके, अब q का वैल्यू डाल देते हैं, स्क्वायर का टर्म्स है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत है यहाँ पर। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, b का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू 0.28 स्क्वायर। ओके, अपॉन 2 टाइम्स मास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻31। बस इतना ही है। अब एक एक करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले स्क्वायर्स लिखते हैं। 1.6 का स्क्वायर हो जाता है 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 का स्क्वायर मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ यहाँ पर। इट्स लाइक 0.28 मल्टीप्लाइड बाय उसका स्क्वायर करना ना 0.28, सो दैट विल गिव 0.0784। सो इसको मैं लिखता हूँ 7.84 इंटू 10⁻² अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 ही रखता हूँ, या फिर ठीक है यार कंबाइन करके मैं इसको 18 भी तो लिख सकता हूँ। 18 इंटू 10⁻31। अब ये जो भी स्क्वायर वाले ना इन सभी को एक साथ निपटने की कोशिश करते हैं। -19 का डबल होता है -38, -4 का डबल होता है -8, -38 -4 कुल मिलाकर -46 हो जाता है। इट्स अ बिग नंबर एक्चुअली। अब यहाँ पर
सब्सटीट्यूट अगर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इट्स लाइक -46 -31 में से इधर अगर कैंसिल कर देंगे, 31 अगर काटेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 15, 10⁻⁻15 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻⁻15 इंटू 2 कुल मिलाकर 10⁻⁻17 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी काटता हूँ यहाँ पर, आई विल राइट दिस एज -17। ओके, अब ये 18 और 36 में से कैंसिलेशन करके यहाँ पर आई विल राइट 2। ओके, इधर मैं 2 लिखूंगा। अब 2.56 का डबल तो 5.12 होता है, तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 5.12 मल्टीप्लाइड बाई 7.84, सो दैट विल गिव यू 40.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻17। ये आंसर है ना आपका जूल में है। अब उन्होंने एक्सपेक्ट जो किया ना आंसर, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ यू सी द क्वेश्चन, सबसे लास्ट में हिंट में एक और चीज उन्होंने मेंशन किया है, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इधर लेके आया, दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 जूल के लिए 1 अपॉन दिस वैल्यू है, तो 10 जूल के लिए 10 अपॉन दिस वैल्यू, 1000 जूल के लिए 1000 अपॉन दिस वैल्यू, इतने जूल्स के लिए उतना ही वैल्यू अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर डालेंगे तो जूल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को अगर कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, सो यहां पर 10⁻⁻2 बचेगा एंड 40 अपॉन 1.6, समवेयर अराउंड 2.56 के आसपास आना चाहिए आंसर। 40.14 डिवाइडेड बाय 1.6, यस, सो ये आता है 25.08, मतलब ठीक है यार 25.9 ही लिख लेता हूं मैं उसको, 25.9 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा 2509 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। सो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। सी गाइज, यहाँ पर आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा स्टार्ट दिया है आप लोगों को कि कैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट में अभी आपसे काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू वर्क ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो आपके पास तो मेरा नंबर है ही, यू कैन पोस्ट मी, यू कैन पिंग मी। आप मुझे बता दीजिएगा आपके डाउट्स क्या है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के सॉल्यूशंस डिस्प्ले जरूर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखे, अटेम्प्ट करें, जितना जम रहा है और जितना भी हो रहा होगा आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज जितिन अब्राहम सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।